जैसे कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं, जैसे और आप सक्सेसफुल एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो एज अ यूथ मैं पर्सनली आपसे पूछना चाहूँगा ऐसा कुछ जो आप बताना चाहें हमारे व्यूअर्स को और हमें। लेकिन मैं बस एक छोटा सा अपना बस एग्जांपल आपको बताऊंगा कि जैसे कोई भी काम जी जो आपने लिया है, चाहे वो छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो, जब तक वो 100% कंप्लीट ना हो जाए, जब तक आप उसको स्किप ना करें, मैं एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाऊंगा सर्च इंजन टाइप का जी कि जिसमें लोगों को आसानी से मैन्युफैक्चर से लेके ट्रेडर तक, ट्रेडर से लेके होलसेलर से लेके शॉपकीपर सारे ही हमारे। तो आप मतलब डायरेक्टली उनको कनेक्ट करिए प्लेटफॉर्म के थ्रू। हाँ, जिससे कि वो लोग बिजनेस ग्रो करने में आसानी रहे। तो अगर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, जो भी दायित्व अगर मुझे कुछ मिला, तो मैं उसकी जितनी भी रोल ड्यूटीज़ होती हैं वो अच्छी तरीके से फुलफिल करूँगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य राजौरिया और आज मैं आपका स्वागत करता हूं जी मंच के एक नए एपिसोड में। आज हमारे साथ यहां पर ग्वालियर की जानी मानी एक पर्सनैलिटी उपस्थित है, केतन करण अग्रवाल जी। तो केतन करण अग्रवाल जी, जी मंच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम ग्वालियर के हिडन टैलेंट्स और पर्सनैलिटीज़ को जनता से मिलाते हैं और उनको उनके साथ कनेक्टेड करते हैं। आप जैसे कि एक जाने माने बिजनेसमैन हैं और भी कई चीज़ें हैं आपकी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा एक अपना छोटा सा एक आप लोगों को बताएं अपने बारे में। नमस्कार, मेरा नाम केतन करण अग्रवाल है। मैं ग्वालियर से ही बिलोंग करता हूँ। मैं डबरा, जो अपने ग्वालियर से 40 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर मेरा एक एजुकेशन का सेटअप है जिसमें एक CBSE स्कूल है और एक DED कॉलेज है, डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन का, और एक नर्सिंग कॉलेज है जी। इसके अलावा मैं श्री लीला बायो एनर्जी के नाम से एक कंपनी चलाता हूँ जिसमें हम लोग कूलिंग टावर्स सप्लाई करते हैं फैक्ट्रीज़ में और FRP कोटिंग का भी काम करते हैं। इसके अलावा मैंने अभी एक न्यू बिज़नेस सेटअप किया है ब्रिक्स का, जो कि डबरा एरिया में ही आता है और आफ्टर फ्रॉम दिवाली ऑनवर्ड्स मैं उसमें ब्रिक्स मैन्युफैक्चर करने का काम स्टार्ट करूँगा। तो जैसे कि आपका मतलब ये इतने सारे बिजनेस चल रहे हैं, उसमें आपका कैसे क्या सफ़र रहा है, अप्स एंड डाउन्स कैसे क्या रहा है आपका? अप्स एंड डाउन्स तो काफ़ी रहे हैं। 2013 से मैंने अपना जब कोर्स कंप्लीट किया था एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का जी दिल्ली से, उसके बाद से मैंने अपना बिज़नेस ज्वाइन किया 2012 से। एक्चुअली मैंने जो कोर्स किया था उसमें उस समय रिसेशन का दौर चल रहा था, तो काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। तो फिर मैंने अपने घर का ही जो मेरा पेरेंटल बिजनेस था स्कूल का, CBSE स्कूल जो डबरा में रन करता था, मैंने उसी को ज्वाइन किया। फिर उसके बाद वो ग्रो किया। उसके बाद जब कोविड आया तब फिर सारे स्कूल्स को सफ़र करना पड़ा, तो उसमें थोड़ा सा डाउनफॉल भी आया। और आपका इन बिजनेस के साथ भी आप सोशल एक्टिविटीज़ में कहाँ कहाँ और जुड़े हुए हैं? जी, सोशल एक्टिविटीज़ तो बिल्कुल मेरा बचपन से ही शौक़ रहा है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जैसे GCI ग्वालियर से जुड़े हुए थे। मैं सेकंड जनरेशन हूँ GCI ग्वालियर में। लॉयंस क्लब में भी मेरे पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। रोटरी क्लब में भी मैं मेंबर हूँ। इसके अलावा अश्लेश्वर में भी मैं मेंबर हूँ। इसके अलावा वन बंधु परिषद में भी मैं सदस्य हूँ। यूथ हॉस्टल एक संस्था है एडवेंचर स्पोर्ट्स की, उसमें भी मैं काफ़ी एक्टिव हूँ। पहले मैं कई बार ट्रैकिंग के टूर पे भी गया था उन लोगों के साथ, और ट्रैकिंग मेरा एक अच्छा शौक़ है। इसके अलावा स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ के लिए मैं जीवाजी क्लब भी रेगुलरली जाता रहता हूँ। जीवाजी क्लब में मतलब मेरा बिल्कुल एक लगाव है। तो जीवाजी क्लब ये मैंने मतलब ग्वालियर की एक अच्छी जाना माना क्लब है, इस बारे में मैंने भी सुना है। तो आप मुझे जीवाजी क्लब के बारे में थोड़ा कुछ बताइए कि कैसा क्या है इसमें? जीवाजी क्लब एक प्रॉपर क्लब है जिसको क्लब कहा जाता है जी। ये अपने ग्वालियर की एक शान है, जो सन 1898 में सिंधिया परिवार द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसमें जो भी चीफ पैट्रन जो रहते हैं वो सिंधिया परिवार के जो राजा साहब हैं वही रहते हैं। बाकी ये सभी मेंबर्स, इसमें जो मेंबर बनता है वो आके इसकी एक्टिविटीज़
एंजॉय करता है। इसमें सारी एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जैसे जिम, स्विमिंग, बैडमिंटन, और आपका एक अभी न्यू टर्फ बन गया है, इसमें एक शूटिंग रेंज बन गई है। इसमें आपका क्या नाम है, टेबल टेनिस का कोर्ट अलग से बना हुआ है। इसमें आपका लॉन टेनिस का कोर्ट अलग से बना हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसमें कार्ड रूम भी अलग से बना हुआ है, जहाँ पर कई लोग जाके अपना कार्ड्स भी खेलते हैं। इसमें बार भी है, इसमें शादियाँ भी होती हैं, बैंकेट लॉन भी हैं। ये मतलब अपने शहर की सबसे प्राइम लोकेशन पे और सबसे प्राइम चीज़ है, और मुझे वो बड़ा गर्व होता है कि मैं भी उसका एक सदस्य। तो जैसे कि आपने जीवाजी क्लब के बारे में बताया, अब मैं वापस अपन अपने बिजनेस पे आते हैं। जैसे कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कोई अपन बिजनेस सेटअप करते हैं तो उसमें यूथ को भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको भी आई होंगी। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो हर एक बिजनेस में आती हैं और उनको अपन कैसे काउंटर कर सकते हैं, आप यूथ को कुछ बताएं इसके बारे में। जी, जैसे मेरा स्कूल जो है डबरा में है, तो जो कि यहाँ से 40 किलोमीटर्स दूर है। तो एक तो स्कूल जो है वो अर्ली मॉर्निंग जॉब है, तो और हम लोग क्या है, थोड़ा पार्टी लवर्स भी हैं, तो कई बार लेट भी हो जाते हैं। तो वो एक चैलेंज रहता है कई बार सुबह जल्दी उठ के और जाने का, लेकिन वो तो एक नॉर्मल चैलेंज है। लेकिन बिजनेस में चैलेंज ऐसा था कि जैसे डबरा में हम लोगों ने जब CBSE स्कूल स्टार्ट किया था, तो हम लोगों ने जैसे फैकल्टी जो है, फैकल्टी ग्वालियर से हम लोग मैनेज करते हैं। मतलब ग्वालियर की फैकल्टी आपने मतलब डबरा में, और ग्वालियर से हम लोग फैकल्टी प्रोवाइड करते हैं डबरा में। तो वहीं से हम लोग, चैलेंजेस यही थे मेन कि इतनी फैकल्टी टाइमली वहाँ पहुँचना, फिर उसको सेटअप करने में थोड़ा समय लगा, फिर धीरे धीरे वो सेटअप हुआ। उसके बाद फिर जैसे हम लोग यहाँ से डबरा मूव ऑन हुए बिज़नेस करने के लिए, तो एकदम पब्लिक में एकदम रीच नहीं थी हमारी, तो धीरे धीरे वो रीच हमने अपनी बढ़ाई। फिर वहाँ के लोगों ने भी हमें सपोर्ट किया, उसके बाद हमारा स्कूल अच्छे से ग्रो करने लगा। तो आपने जैसे पब्लिक को रीच करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स वगैरह ट्राई किए? बिल्कुल, उस समय तो सोशल मीडिया होता नहीं था, उस समय तो पर्सनल होर्डिंग्स और पैम्फलेट्स और न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट्स ये सब चलता था। लेकिन आज की डेट में इसकी मदद से काफ़ी हेल्प मिल रही है। जैसे कि कोई बिजनेस अगर अपन स्टार्ट करते हैं तो उसमें फंडिंग वगैरह की भी दिक्कत आती है, आपको ऐसे कोई चैलेंज? फंडिंग वगैरह तो उस समय मेरे फादर ने ही मैनेज करी थी, क्योंकि उस समय मैं जस्ट कॉलेज ख़त्म करके आया था, तो मैंने उस पार्ट में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुआ था। बट जब मैंने ज्वाइन किया तब स्कूल मतलब चालू हालत में था। मेरे टाइम पे CBSE का एफिलिएशन आया था, 12th का 10th का एफिलिएशन मेरे ज्वाइन करने से पहले आ चुका था। तो बस वही था कि ये एक रूटीन साइकिल प्रोसेस है। स्कूल बिजनेस जो है वो रूटीन साइकिल प्रोसेस है। जैसे बच्चे को अगर आप एक ही क्लास में बार बार पढ़ा दो, तो उसको ये लगता है ना कि वो कि मेरे को तो सब आता है। हाँ। तो अब हमें जैसे हर साल ऐसा लगता है कि भाई ये महीना ये आ गया, ये महीना ही आ गया, मतलब हमें मतलब वो एक साइकिल बन गई है कि मतलब एक ऑटोमेटिक रूटीन टाइप का सेट हो गया है कि भाई इस महीने में दिवाली आएगी तो ऐसा होगा, स्कूल ऐसे वो छुट्टी लगेंगी, ऐसे हो गए, स्कूल ट्रिप होगी, ये होगा, मतलब सब एक साइकिल सेट हो गई है। और मेरा एक और बिजनेस है श्री लीला बायो एनर्जी के नाम से, जिसमें मैं FRP प्रोडक्ट्स का काम करता हूँ, कूलिंग टावर मैन्युफैक्चर करता हूँ। तो कूलिंग टावर एक ऐसी मशीन होती है जो कि इंडस्ट्रीज़ में जो मशीन होती हैं, हैवी मशीन्स, वो वाटर कूल्ड होती हैं ज़्यादातर। तो वाटर कूल्ड मशीन्स में पानी की ज़रूरत होती है उसको ठंडा करने के लिए, मशीन चलाने के लिए। तो जब वो पानी गर्म होकर बाहर निकलता है, तो पहले तो नदी नालों में बहा दिया जाता था, क्योंकि पानी की अब चूँकि पानी की हर जगह ही शॉर्टेज है और अवेयरनेस भी है लोगों को, तो इस चक्कर में अब सभी फैक्ट्रीज वाले कूलिंग टावर यूज़ करते ही करते हैं। तो कूलिंग टावर जो गर्म पानी को वापस से ठंडा करने की एक मशीन है, जो कि FRP के अलावा और भी चीज़ों की बनती है, बट हम लोग FRP प्रोडक्ट्स का ही कूलिंग टावर बना के सप्लाई करते हैं अपना मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया, बामौर इंडस्ट्रियल एरिया, महाराजपुर इंडस्ट्रियल एरिया, गिरवाई पे जितनी भी टॉफ़ी फैक्ट्रीज़ हैं, ज़्यादातर जगह हम लोगों ने कूलिंग टावर सप्लाई किए हैं। 2019 से हमने इसका सेटअप स्टार्ट किया था, और ग्वालियर में सिर्फ 2 ही कंपनी कूलिंग टावर मैन्युफैक्चर करती हैं। जैसे अगर कोई यूथ इस सेक्टर में जाना चाहे, ये एक बहुत ही वास्ट सेक्टर है, क्योंकि FRP एक ऐसा प्रोडक्ट है
जो कि मतलब हर चीज़ में काम आता है। जैसे आपने जो बच्चों की स्लाइड्स देखी होंगी, जो मिक्की माउस और ये जी। सब कार्टून जो स्लाइड्स होती हैं, झूले होते हैं, वो भी एफआरपी के बनते हैं। जो आपने स्लाइड्स देखी होंगी जो गार्डन में लगी होती हैं, वो भी एफआरपी की बनते हैं। और इसके अलावा जो डस्टबिन होते हैं, जो थोड़े कार्टून हाँ। शेप के, वो सब एफआरपी के बनते हैं। हम्म। एफआरपी का एक और फ़ायदा ये है कि वो आग नहीं पकड़ता। जैसे अदर प्लास्टिक जो होती है, आपने देखा होगा शहर में कुछ टाइम पहले डस्टबिन लगे थे काफ़ी सारे, बट वो धीरे धीरे डिज़ोल्व हो गए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे किसी ने वो आग के टच में आ गए, जी। तो फिर वो प्लास्टिक होती है तो पिघल जाती है, बट ये चीज़ पिघलती नहीं है, ये आसानी से मेल्ट नहीं होती। अब बहुत हाई टेम्परेचर मिल जाए तो बात अलग है, लेकिन आसानी से मेल्ट नहीं होती। इसमें बहुत सारी वास्ट प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो डिलीवरी, जो पिज़्ज़ा डिलीवरी वगैरह की जो कार्ट होती है जिसमें वो हाँ। डिलीवर करते हैं, वो बॉक्स भी इसी चीज़ के बनते हैं। तो जैसे कि आपने भी बताया आप बचपन से आपको शौक है सोशल एक्टिविटीज़ का, तो कोई रीसेंट एक्टिविटी जो आपने अभी ग्वालियर में की हो वो आप बताना चाहें? अभी मैंने लास्ट ईयर, चूँकि मैं सोशल तो काफ़ी टाइम से रहा हूँ, जी। बट अभी जो शिवाजी क्लब के संग मिलके मैंने एक इवेंट किया था काफ़ी बड़ा, गरबा डांडिया का, लास्ट ईयर। जी। उसमें हमने तीनों दिन सेलिब्रिटी हाँ। बुलाए थे, और शहर का बहुत बड़ा एक इवेंट हो गया था वो। तो मतलब उस टाइम से ही मुझे थोड़ा सा काफ़ी प्राउड फील हुआ कि मतलब, जी। क्योंकि जैसे हमें जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में सिखाया जाता है, वो यही चीज़ होती है कि आपको कोई भी इवेंट मैनेज करना है, या कोई भी आपको बड़ा लेवल का प्रोग्राम करना है, या कुछ भी अपनी एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करनी, कुछ भी करना है, तो उसी को मैनेज करना को मतलब हमें काफ़ी टाइम से, हम इस चीज़ में 2012 से, जैसे मैंने जीसीआई ज्वाइन किया तब से ही मैं करता आ रहा हूँ। बट उसका जैसे मुझे एक बेनिफिट वहाँ पे शिवाजी क्लब में जब मैंने वो इवेंट किया, तब उसका एक बेनिफिट मुझे वहाँ मिला, उसको मैंने इनकैश वहाँ किया। तो मतलब आप जीवाजी क्लब से मतलब किस तरीके से जुड़े, आपकी क्या उसमें एक सफ़र रहा है शिवाजी जीवाजी क्लब क्लब से में? तो मैं 2008 में मेंबर बना था, बट चूँकि मैं बाहर भी रहा, जैसे दिल्ली में मैंने पढ़ाई की, तो हालांकि मेंबर था मैं, बट मैं वहाँ पे पढ़ाई करता था। तो उसके बाद फिर मैंने बिज़नेस ज्वाइन किया, तो कभी कोई फंक्शन वंक्शन में शिवाजी क्लब जाते थे। जैसे शिवाजी क्लब में अपने आप में एक बहुत अच्छे फंक्शंस होते हैं। जैसे एक दिवाली पे हाउसी हाँ। होती है, जिसमें फर्स्ट प्राइज़ में कार होती है, तो वो बचपन से देखते आ रहे हैं, है ना। और उसके बाद जैसे वहाँ का जो रावण दहन होता है, हाँ। वो आज की डेट में ग्वालियर का सबसे बड़ा होता है, क्योंकि पहले छतरी मंडी में होता था, बट वो छतरी मंडी में अब नहीं होता। तो अपनी ये जीवाजी की मतलब जो बॉडी है वो किस तरीके से उसका फंक्शन करती है? शिवाजी क्लब भी अन्य संस्थाओं की तरह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जी। रखती है अपनी। जैसे उनके जो चीफ पैटर्न तो महाराज साहब ही होते हैं, हाँ। बट उसके अंडर में उसको गवर्न करने के लिए एक प्रेसिडेंट, एक सेक्रेटरी, एक वाइस प्रेसिडेंट, एक ट्रेजरर, एक जॉइंट सेक्रेटरी, इसके अलावा 10 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। जीवाजी जैसे कि एक जानी मानी संस्था है, तो अगर आपको इस बॉडी में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो आप कौन सी कोई नई चीज़ें इसमें प्रपोज करना चाहेंगे या इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे इसमें? शिवाजी क्लब में रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना एक अपने आप में ही एक जी। बहुत गर्व का विषय है। बट जैसा कि मुझे लगता है कि मैं अदर संस्थाओं में जैसे वर्क करता हूँ, तो अगर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, जो भी दायित्व अगर मुझे कुछ मिला, तो मैं उसकी जितनी भी रोल ड्यूटीज़ होती हैं जी। वो अच्छी तरीके से फुलफ़िल करूँगा। तो आप कुछ नया इंट्रोड्यूस करना चाहें जीवाजी क्लब में, ऐसा कुछ? नया इंट्रोड्यूस तो जैसे ऐसा है कि मैं ऐसा सोचता हूँ, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, जी। कि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ बिजनेस से रिलेटेड या कि डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट रहती है हर चीज़ हाँ। में, परचेज़ करने की। जैसे एग्ज़ाम्पल, तो इसमें मैं
इतना चाहता हूँ कि जैसे एक जिवाजी क्लब एक बहुत बड़ी संस्था है, लगभग 2800 से 3000 मेंबर्स हैं जी और शहर की लगभग 1500 फैमिलीज़ उसको रिप्रेजेंट करती हैं। तो जो 1500 फैमिलीज़ हैं वो शहर की टॉप मोस्ट फैमिलीज़ में से अपने आप में एक फैमिलीज़ है, और टॉप मोस्ट बिजनेसमैन जितने भी हैं वो सब जिवाजी क्लब में ही आपस में एसोसिएटेड है, सभी उसके मेंबर हैं। कोई भी आप बड़े से बड़ा ग्वालियर का आप नाम ले लेंगे तो जिवाजी क्लब के मेंबर अवश्य ही निकलेंगे। तो बस मैं ऐसा सोचता हूँ कि चूँकि अपनी जो डेली लाइफ की चीज़ें होती हैं या डेली कोई भी आपको भाई डेली कोई ना कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है आपको बिजनेस में या कहीं भी, तो उसमें एक ऐसा कुछ एक डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म में इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा जिवाजी क्लब में कि जिससे मैं कुछ भी मुझे चीज़ की रिक्वायरमेंट हो तो वो मैं अपने क्लब मेंबर, जो मेरा क्लब मेंबर है, मैं वही मेरी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर दे किसी भी रूप में। अगर मुझे कपड़े चाहिए हो तो मैं सर्च करूं तो मेरे पास नाम आ जाए कि ये कपड़े का काम करते हैं, इनका यहाँ शोरूम है, तो मैं उनके शोरूम पे जाके विज़िट करके भाई तो जिवाजी कपड़े क्लब्स के मतलब जो मेंबर्स हैं, जिवाजी क्लब उनके लिए क्या रिप्रेजेंट करता है? जिवाजी क्लब उनके लिए अभी सिर्फ सोशल एक्टिविटीज़ और इवेंट्स, काफ़ी सारे प्रोग्राम जैसे साल में होते हैं, जैसे फाउंडर्स डे होता है इनका, हाँ, उसमें एक गैदरिंग होती है, और 15 अगस्त होता है उसमें गैदरिंग होती है, और एक दिवाली पे जो प्रोग्राम होता है जिसमें हाउजी होती है काफ़ी बड़ी, उसके अलावा दशहरा होता है, होली मिलन होता है। ये सारे प्रोग्राम्स जिवाजी क्लब में होते हैं काफ़ी बड़े लेवल पे, बट लोग आके सिर्फ एंजॉय करते हैं। और लेकिन मैं सोचता हूँ कि भाई एंजॉय तो हर आदमी करता है, लेकिन हर आदमी को कहीं ना कहीं जो बिजनेस करना होता है वो आपस में अपने मेंबर से ही करे, तो कहीं ना कहीं उसको ग्रोथ ही मिलेगी, उसका कोई भी ऐसा इम्पैक्ट नहीं जाएगा कि वो उसके लिए दिक्कत हो। भाई आज अपन बात करते हैं कि ऑनलाइन से ई शॉपिंग, ई कॉमर्स और ये सब बात करते हैं कि भाई लोग लोकल में सपोर्ट नहीं कर रहे, लोग ई कॉमर्स से ज़्यादा खरीदते हैं। आज अपने सब, मैं कह रहा हूँ कि मैन्युफैक्चर से लेके ट्रेडर जी, जैसे आप किसी पोस्ट के लिए इलेक्टेड होते हैं किसी रोल के लिए, तो आप बिजनेस ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए जिप क्लब में क्या करेंगे? मैं एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाऊंगा सर्च इंजन टाइप का जी, कि जिसमें लोगों को आसानी से मैन्युफैक्चर से लेके ट्रेडर तक, ट्रेडर से लेके होलसेलर से लेके शॉपकीपर सारे ही हमारे, तो आप मतलब डायरेक्टली उनको कनेक्ट करेंगे प्लेटफॉर्म के थ्रू। हाँ जी, जिससे कि वो लोग बिजनेस ग्रो करने में आसानी रहे, डायरेक्ट मतलब एक दूसरे से कनेक्ट हो सके और एक रेवेन्यू जनरेट का उनको बिल्कुल मौका मिले। जी, ठीक है, आपने प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, बहुत ही अच्छा है। तो ऐसी कोई 2-3 विजन्स आपके जो आप बताना चाहेंगे और इसके अलावा? अब चूँकि मैं एक बास्केटबॉल प्लेयर रहा हूँ स्कूल टाइम पे, और मैंने काफ़ी बास्केटबॉल टूर्नामेंट्स होल्ड किए, नेशनल तक मैंने खेला है। और तो मेरे को जो जिवाजी क्लब में जैसे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, बट बास्केटबॉल कोर्ट वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और मैं बस यही सोचता हूँ कि अगर मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में कभी आया तो मैं एक बास्केटबॉल कोर्ट का ज़रूर निर्माण करूँगा। आजकल एक नया फैशन आ गया है बास्केटबॉल में भी, हाफ कोर्ट का। पहले तो एक फुल कोर्ट ही चला करता था जब हम खेलते थे, लेकिन आजकल मैं देखता हूँ कि काफ़ी हाफ कोर्ट टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। तो उसके लिए आजकल वो एक फास्ट, क्योंकि गेम हो जाता है 3-on-3, जैसे वैसे तो 5-on-5 होता है बास्केटबॉल में, बट हाफ कोर्ट में 3-on-3 हो जाता है। तो मेरे को लगता है कि अभी ग्वालियर में ऐसा 3-on-3 का कोई कोर्ट है नहीं, बट जिवाजी क्लब में अभी जैसे देखा जाए तो स्पोर्ट्स को लेके काफ़ी डेवलपमेंट चल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि अगर मेरे को मौका मिलता है तो मैं उसमें जिवाजी क्लब में बास्केटबॉल कोर्ट का निर्माण करवाने में। जैसे कि आपका स्पोर्ट्स वगैरह में भी आपकी रुचि वगैरह है, तो जैसे कि आपने बास्केटबॉल के बारे में मुझे बताया, तो आप ये बास्केटबॉल मतलब कैसे प्लान कर रहे हो इसको एस्टेब्लिश करने के लिए, और इससे क्या बेनिफिट्स होंगे? उसमें बेनिफिट्स तो जो न्यू क्राउड है, जो न्यू यंगस्टर्स हैं, जो
कुल मिला के मेंबर्स के जो बच्चे हैं जी। तो बेनिफिट तो डायरेक्ट बेनिफिट तो नहीं लोगों को होगा हाँ। कि वहाँ पर वो लोग सीखेंगे, सीखने के बाद खेलेंगे और मतलब एक आजकल बढ़िया एरिना बन जाता है हाँ। प्रॉपर एक, तो उसमें क्या नाम है एक नई एक्टिविटी जीवाजी क्लब के पास और हो जाएगी अपनी। वैसे तो ऑलरेडी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर, लेकिन एक नई एक्टिविटी हो जाएगी तो बच्चों को और एंटरटेन होने में आसानी रहेगी। और बहुत एक बड़ा प्रेमाइसेस है वो, तो हाँ। मुझे लगता नहीं है कि जगह की कोई शॉर्टेज होगी वहाँ पर ऑलरेडी। और स्पोर्ट्स के लिए वहाँ पर एक अच्छा माहौल है और वहाँ पर लोग पसंद भी करते हैं स्पोर्ट्स को, तो वहाँ पर मुझे तो लगता है जैसे कि ये चीज़ स्पोर्ट्स की आप बात कर ही रहे हैं, तो आप स्पोर्ट कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या सोच रहे हैं? मतलब जीवाजी में बास्केटबॉल की आप दूसरी चीज़ों को भी सिर्फ क्या? बिल्कुल, मैं तो यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिले, है ना। और इसके अलावा जो भी कुछ नए स्पोर्ट्स आजकल इंट्रोड्यूस हो रहे हैं जी। तो उसके लिए भी अपन चाहेंगे कि कुछ ना कुछ उसके लिए बेनिफिट मिले क्लब मेंबर्स के को, कि भाई वो डायरेक्ट आजकल कई ऐसे स्पोर्ट्स आ गए हैं कि जो कि मतलब बहुत ज़्यादा बहुत कम जगह में भी आसानी से खेले जाते हैं। जैसे कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं, जैसे और आप सक्सेसफुल एक सोशल एक्टिविटिस्ट भी हैं, तो एज अ यूथ मैं पर्सनली आपसे पूछना चाहूँगा ऐसा कुछ जो आप बताना चाहें हमारे व्यूअर्स को और हमें एक सक्सेसफुल पाथ पे चलने के लिए कि आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो जिससे हम एक मोटिवेटेड रह सकें। जी, वैसे तो आज की डेट में पूरी मतलब डिक्शनरी बनी पड़ी है रील्स आजकल इतनी वायरल हो रही हैं इसको लेके, हाँ। बिजनेस को लेके। लेकिन मैं बस एक छोटा सा अपना बस एग्जांपल आपको बताऊंगा कि जैसे कोई भी काम जी। जो आपने लिया है, चाहे वो छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो, जब तक वो 100% कम्प्लीट ना हो जाए, जब तक आप उसको स्किप ना करें। नहीं तो होता क्या है, वो कहानी आपने सुनी होगी ना कि वो गड्ढा खोदते हैं और वो बस जैसे सोना मिलने वाला होता है तो उसको लगता है कि वापस लौट जाता है। तो वो चीज़ काफ़ी कई बार देखने को मिलती है। बट मेरे संग यही है कि मैंने कोई भी अगर काम लिया है या कोई प्रोग्राम लिया है या कोई भी मैंने जिम्मेदारी ली है तो उसको 100% कंप्लीट करके ही छोड़ा है। यूथ में आजकल की ये दिक्कत होती है कि अगर किसी काम को शुरू करते हैं वो आधे छोड़ के दूसरा काम शुरू कर देते हैं। बस यही मैं एक सफलता का राज मानता हूँ भाई, 100% एक तरीके से 100% कंप्लीट करने के बाद ही, चाहे उसके रिजल्ट अच्छे हो चाहे नहीं हो, वो रिजल्ट तो भगवान के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उसको कंप्लीट आपको 100% करना चाहिए। बीच में छोड़ना एक गलत मैसेज होता है और वो नेगेटिव ही होता है उसका, कभी पॉजिटिव नहीं होता, है ना। और हमेशा आपको कोई भी चीज़ कहीं भी दिक्कत आ रही हो तो मतलब कई ऐसे लोग होते हैं लाइफ में कि जिनसे आप सलाह ले सकते हो। और क्योंकि जैसे मैं जैसे मैं जुड़ा हूँ तो वहाँ पर तो हमारे साल में कम से कम 4 बार ट्रेनिंग तो होती है, तो मतलब हर बार कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने को ही मिलती है। जैसे आपने भी JCI के बारे में बताया, आप उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हो? मतलब JCI कैसे? JCI की यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, 18 से 40 साल की एज के लिए रहती है। उसमें एक ट्रेनिंग बहुत मेजर पार्ट रोल रहता है जी। और उसमें जो ट्रेनर्स होते हैं JCI में खुद के इंस्टीट्यूट होते हैं और जो उनमें खुद की बिजनेस ट्रेनिंग्स, खुद की पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स, जो कि मैं बचपन से ही 7 कीज़ टू सक्सेस करके एक ट्रेनिंग इनका प्रोग्राम होता था बच्चों के लिए जब मैं 9th क्लास में था। ट्रेनिंग बच्चों के लिए भी रहती है कि मतलब? हाँ, हर तरीके के लिए, बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए एबल करके एक ट्रेनिंग होती है, मैनेजमेंट के लिए नालंदा करके एक ट्रेनिंग होती है, तो जो JC मेंबर के लिए एक वरदान टाइप का होता है। तो जैसे कि आपने प्लेटफॉर्म के बारे में मेरे को बताया था, तो उसमें भी आपके क्या बिजनेसमैन वगैरह रहेंगे, तो उनको आप ट्रेनिंग वगैरह का आप जैसे मैं ये बिल्कुल सोचता हूँ कि भाई आज की डेट में ट्रेनिंग एक बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आजकल इतना वास्ट चेंज हो रहा है हर चीज़ में, चाहे आपका टैक्सेशन को लेकर हो, चाहे आपका बिजनेस को प्रमोशन को लेकर हो, मार्केटिंग को लेकर हो, सेल्स को लेकर, इतना वास्ट चेंज हो रहा है हर चीज़ में
कि समय समय पर ट्रेनिंग की तो मस्त आवश्यकता है ही है, मतलब किसी भी चीज़ में हो। और आज की डेट में क्या होता है कि कई लोग जैसे बहुत सफल बिजनेसमैन भी हैं, हाँ बट वो और आगे भी ग्रो कर सकते हैं। मतलब कोई एक सीमा नहीं होती कि भाई ये आप एक सफल बिजनेसमैन हो कि भाई कोई का 500 करोड़ का टर्नओवर है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो 500 करोड़ ही उसकी एक सीमा हो। भाई वो और वास्ट भी इंक्रीज कर सकता है, बट उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग के माध्यम से ही उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेनिंग ही एक मात्र मैं ऐसी चीज़ मानता हूँ कि जिसको एक मतलब सफलता के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। आप देखेंगे कई बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उसमें से वो सिर्फ ट्रेनिंग ही चलती रहती हैं। हाँ, तो वो हमारे यहाँ पे भी कई सारी ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड होती हैं। तो वो भाई ट्रेनिंग तो इम्पोर्टेंट है ही है। तो जैसे कि आप और मैं दोनों ग्वालियर से हैं और आप भी जानते हो ग्वालियर अपने डेवलपिंग फेज़ में है, तो आप जैसे आप ग्वालियर के बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, अभी तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है जी ग्वालियर में। ये अपना हाईवेज इतने नए जुड़ गए हैं ग्वालियर से, और अपना ISBT भी आ रहा है, और ग्वालियर एयरपोर्ट तो अभी आज की डेट में बहुत ही शानदार लेवल का बन चुका है सिंधिया जी के। तो जैसे कि ये डेवलपमेंट के बाद न्यू टेक्नोलॉजी और नई नई चीज़ें भी ग्वालियर में इंट्रोड्यूस होंगी, आपका उसके बारे में क्या विज़न, क्या आपका कहना है? बिल्कुल, अब नई नई टेक्नोलॉजी तो आ ही रही है। अब जैसे आप ट्रांसपोर्टेशन के मोड में ही देख लीजिए कि आज की डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल का काफ़ी क्रेज़ हो गया है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल का, अब चूँकि मैं खुद एक पर्सनल इलेक्ट्रिक व्हीकल ओन करता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत अच्छा मोड हो गया है आजकल ट्रांसपोर्टेशन का। उसमें आपका इमिशंस वगैरह का भी इतनी दिक्कत नहीं आती। तो उसमें लेकिन एक प्रॉब्लम आती है जैसे चार्जिंग के अपने ग्वालियर में। तो बिल्कुल चार्जिंग का अभी चूँकि एक न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू फेज़ है, तो चार्जिंग का तो अब लगी है, गवर्नमेंट भी काफ़ी जगह लगी है, बट ग्वालियर में अपने एकदम शहर के बीचों बीच कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं है। तो मैंने ऐसा सोचा है कि जीवाजी क्लब में मैं स्थापित करूँ एक वहाँ पर चार्जिंग पोर्ट। तो जीवाजी क्लब में एक नया रेवेन्यू जनरेशन स्रोत भी हो जाएगा, वो कि नया रेवेन्यू जनरेशन स्रोत हो जाएगा, और इसके अलावा शहरवासियों को एक सुविधा भी हो जाएगी, क्योंकि शहर के बीचों बीच क्योंकि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं कंपेयर टू पेट्रोल डीजल। तो वो एक बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेशन का पॉइंट हो जाएगा जीवाजी क्लब के लिए भी, और लोगों के लिए भी एक सुविधाजनक चीज़ हो जाएगी। तो मेनली जैसे कि आप अपने क्लब्स के बारे में बताया, आपने सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में बताया, और आपने बिजनेस मॉडल्स वगैरह आपने बताए। तो जैसे हमारा यूथ हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आप उनको भी सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में कुछ बताना? बिल्कुल, मैं आपको बस यही बात बताना चाहूँगा कि आपके फ्रेंड्स होते होंगे, आपके रिश्तेदार होते होंगे, इसके अलावा आप कैसे किसी अदर व्यक्ति से कनेक्ट हो पाएंगे, वो एक सोशल प्लेटफॉर्म के लिए आपको कोई ना कोई संस्था ज्वाइन करनी चाहिए। और संस्था ज्वाइन करने में कभी भी आपका कोई अनहित नहीं है, आपको हमेशा बेनिफिट ही मिलेगा, है ना। और आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। कॉन्टैक्ट्स आजकल ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए लोग पैसा खर्च करके बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स जो चलते हैं सर इंजन, वो पैसा दे के कॉन्टैक्ट बनाते हैं, बट ये सोशल संस्थाएं ऐसी होती हैं कि जिसमें आप हेल्प भी करते हो दूसरे की, आपको खुद भी हेल्प मिलती है, और आपके लोगों से कांटेक्ट भी बनते हैं। कांटेक्ट बनते हैं तो आपका जो भी बिज़नेस होगा आपको ग्रो मिलेगा ही मिलेगा। इसमें बेसिकली फ़ायदा तो ये है ही है, डायरेक्ट फ़ायदा। आप कोई भी संस्था ज्वाइन करें, किसी भी लेवल पे ज्वाइन करें, और आजकल तो बहुत सारी संस्थाएं हो गई हैं, काफ़ी सारी संस्थाओं में मैं ऑलरेडी जुड़ चुका हूँ। तो कोई आप ऐसा मैसेज जो आप यूथ को पर्सनली देना चाहें उनकी ग्रोथ के लिए? बिल्कुल, अब बिज़नेस से रिलेटेड तो ग्रोथ के लिए तो मैं इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ कि आप लोगों को बता पाऊँ, लेकिन मैं एक पर्सनल आपको बताऊँगा कि आप एक हेल्प के तौर पे अपने ब्लड डोनेशन ज़रूर करें हर बार। मतलब जब भी आपको मौका मिले आप कभी भी वॉलंटरी उसको हमेशा वो करें। इसके अलावा मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे अपने यहाँ जो अभी गणेश जी वगैरह और ये जी वगैरह का होता है, तो इसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ये आज की डेट में एक बहुत डिमांडिंग है, और क्योंकि क्या है कि जैसे हम तो इंतज़ार करते थे इन फेस्टिवल्स का, लेकिन अभी देखा जाए तो बच्चे काफ़ी दूर हो गए हैं क्योंकि मोबाइल और वो सब चीज़ों को लेकर। तो थोड़ा सा यही है कि इस चीज़ पे थोड़ा सा लोग अपने आप को डाइवर्ट करें तो काफ़ी उससे
समाज का ही हित होगा। हाँ, जैसे कि आपने यूथ के बारे में बताया कि उनको अभी नई चीज़ों से पुरानी चीज़ों में वापस आना चाहिए, एक सोशल एक्टिविटीज़ में पार्ट्स लेना चाहिए और अपना एक कल्चर को एक तरीके से एक्सप्रेस करना चाहिए, उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। बिल्कुल जी। तो जैसे कि आप हमारे साथ आज जी मंच पे आए, इतनी सारी ढेर सारी बातें की, तो कैसा लगा आपका, कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि जी। आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। जी। मैं इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बस यही मैं चाहता हूँ कि मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा और भी शहर में अच्छी पर्सनैलिटीज़ हैं उनसे भी आप टचअप में रहिए। आपको जी। कोई मेरी हेल्प चाहिए हो तो जी। मैं अपना नंबर भी आपको शेयर कर दूँगा, तो आप जी। और भी लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। और जी, एजुकेशन से मैं चूँकि जुड़ा हुआ हूँ एजुकेशन बिजनेस से, तो अगर किसी को भी मेरी हेल्प की रिक्वायरमेंट हो तो मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। मेरा नंबर जैसे कि आप एक ऑलरेडी एक अच्छी पर्सनैलिटी हैं, आपको सभी जानते भी होंगे और इस पॉडकास्ट के थ्रू आज आपको और अच्छे से जान जाएंगे। तो जैसे कि हमारा ये जी मंच जो प्लेटफॉर्म है वो भी इस तरीके की एक पहल चलाई है जिसमें हम ग्वालियर के सारे टैलेंट्स को एक तरीके से उनको हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं अपने पॉडकास्ट के थ्रू। इसमें हम उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, हाईलाइट करते हैं और ग्वालियर को एक तरीके से बढ़ाने के लिए एक स्टेप हमने ये शुरू किया है जी मंच। तो आपका इस बारे में क्या थॉट है जी मंच के बारे में? बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। आज की डेट में ये समय की मांग है। सबसे बढ़िया आप लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं और डिजिटल ही आजकल पूरी दुनिया चल रही है। व्यापार से लेके सब कुछ, हाँ, वो बोलते हैं प्यार से लेके व्यापार, सब कुछ डिजिटल ही चल रहा है। तो जी मंच का ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। और लोगों से भी अपील करूँगा कि वो अगर कभी भी मौका मिले तो ज़रूर अपने बारे में बताएं। थैंक यू केतन अग्रवाल जी, आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम हमें दिया और आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, आपने अपनी व्यूज़ रखे। थैंक यू। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए कि आपने मेरे व्यूज़ सुने। जी। और अगर किसी को भी इससे कुछ भी मोटिवेशन मिलती है तो मेरे लिए एक सौभाग्य की बात होगी कि मेरी वजह से कोई लाइफ में मोटिवेट हो पाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने बढ़िया इनिशिएटिव के लिए। मैं आपके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ और लोगों से बस रिक्वेस्ट करूँगा कि इनके चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए।